मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्रॉप रोटेशन। और क्रॉप रोटेशन मोस्टली ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ इसको हम रिलेट करेंगे कि क्या फ़ायदा है ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्रॉप रोटेशन का। क्रॉप रोटेशन में हमने जो अपनी क्रॉप की चॉइस करनी है ना रोटेशन के लिए, वो बहुत सोच समझ के करनी होगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या डिसीजन लेना है, किस बेसिस पे हमने क्रॉप जो है उसको चॉइस करनी है। कि जो जैसे हमने सपोज अपने फील्ड में 1 2 3 क्रॉप्स सीक्वेंसली लगा रहे हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस में लगा रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी फर्स्ट क्रॉप है, या तो वो न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करे या फिर उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को जो है मेंटेन करे। और ये जो क्रॉपिंग का सीक्वेंस होएगा, इससे जो क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है उससे वो रिप्लेनिश करे, मतलब न्यूट्रिएंट्स की को सॉइल में रिप्लेनिश करे, उसको ऐड करे, ना कि ज़्यादा खींचे, एग्जॉस्ट करे। और ताकि जो नेक्स्ट हमने फसलें लेनी है, सेकेंड या थर्ड हमारी जो फसल होगी, उसमें हमें केमिकल फर्टिलाइज़र है उसके एडिशन जो है कम से कम हो या हो ही ना। ये हमारा जो है लॉजिक है कि हमने सॉइल की फर्टिलिटी को न्यूट्रिएंट्स जो हैं सॉइल में वो बनाएं। और न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स है कि जैसे कोई भी फसल हमने खेत में लगाई है और उसने देखो न्यूट्रिएंट्स तो सॉइल से लेने ही हैं, लेकिन कुछ एक फसलें ऐसी हैं जो क्या है न्यूट्रिएंट्स को खींच के सॉइल के अंदर ऐड करती हैं। वो छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है, दैट इज़ नॉन द लेग्यूमिनस क्रॉप्स। अब जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स है वो क्या करती हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं किसमें, सॉइल में। उससे क्या होगा, हमारी जो नाइट्रोजन का सोर्स है यूरिया जो हम मोस्टली डालते हैं, तो हमें यूरिया कम डालना पड़ेगा अगर हमारे खेतों में ऑलरेडी लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, क्योंकि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर रही हैं। सो जो बेनिफिट फैक्ट है रोटेशन का, वो तो ये है कि जो सब्सिक्वेंट क्रॉप है, मतलब जो हमारी सब्सिक्वेंट क्रॉप होगी, सेकेंड और थर्ड क्रॉप है, उसमें या तो जो फर्स्ट जो है क्रॉप जो है उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, वो या न्यूट्रिएंट को फिक्स करेगी या रिलीज करेगी उनके लिए, या फिर जो अंडरग्राउंड रेजिड्यू है, जो भी फर्स्ट क्रॉप का अंडरग्राउंड रेजिड्यू रह चुका है, उनका भी इम्पैक्ट होगा सब्सिक्वेंट क्रॉप के ऊपर। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जो इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रैक्टिस है मोस्टली फायदे वाला ही होता है। इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रैक्टिस ऑफ फर्स्ट क्रॉप ऑन द सब्सिक्वेंट क्रॉप ड्यू टू देयर स्लो नेचर ऑफ अवेलेबिलिटी, ये जो है 3 फैक्ट हो सकते हैं। अब हमने क्या करना है, जो बेनिफिट है क्रॉप रोटेशन से फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे मैंने बताया, द चॉइस ऑफ क्रॉप शुड बी such that preceding crop helping making the nutrients available to the subsequent crops, कि जो भी हमने क्रॉप्स लगानी है, ठीक है, उससे जो आने वाली फसलें हैं उनके लिए न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे इसके लिए हम नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूम्स जो है वो क्या करते हैं, सॉइल को इनरिच कर देते हैं इन द टर्म ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो है वो वहाँ पे एनहांस कर दे। अब जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है उससे क्या होगा, जो अवेलेबल नाइट्रोजन होएगी और उससे बाकी न्यूट्रिएंट्स भी जो है रूट्स को या प्लांट को जो है या क्रॉप को जो है अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जांपल हम ऑर्गेनिक मैटर का कैसे कह सकते हैं कि इस यहाँ पे हम ग्रीन क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। ग्रीन क्रॉप्स वो वाली क्रॉप्स होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, खेत में उगाकर खेत में ही हमने उसको फ्लो करना होता है, ऐड करना होता है एज अ मन्यूर। तो ऐसी क्रॉप्स क्या धीरे धीरे क्या होंगी, डिग्रेड करेंगी या डिकम्पोज होंगी। डिग्रेड होंगी या डिकम्पोज होंगी, तो कौन करेगा इनको डिकम्पोज, माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब माइक्रोऑर्गेनिज्म जब डिकम्पोज करेगा ग्रीन क्रॉप्स को, या फिर हम इनको बोल सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जो रेजिड्यू रहेगा उसको हम पहली फसल का जो रेजिड्यू है उसको हम ऑर्गेनिक मैटर भी बोलते हैं। अब ऑर्गेनिक मैटर दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द इनऑर्गेनिक, ठीक है। और जो प्लांट्स है दे कैन एब्जॉर्ब ओनली द इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। सो दिस इज द देयर आर सम रिपोर्ट्स, और इसमें मोस्टली जो मैक्सिमम कंट्रीज है वो क्या कर रही है कि जो एक फसल है उसके बाद जो सेकेंड है उनकी क्रॉप रोटेशन में वो प्रेफर कर रहे हैं पल्स को। पल्स क्यों क्या है, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग है कि
जड़ों में जो होती है मोस्टली नोड्स होती हैं, जो नोड्स होती हैं उनके अंदर आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। कौन कौन से बैक्टीरिया है? वो है नॉस्टॉक, एनाबीना एंड द राइजोबियम। राइजोबियम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये रोज राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो पल्सेस जो है वो प्रेफर कर रही है नॉट आवर कंट्री बट द अदर कंट्रीज। कुछ एक रिपोर्ट्स में आपको दिखाती हूँ, कुछ एक बेनिफिशियल भी हैं, कुछ नहीं भी हैं। इनमें कि क्या ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि साइंटिस्ट ने स्टडी की है। जब उन्होंने राई के साथ पोटैटो को किया, राई के साथ पोटैटो को रोटेट किया, तो उसमें क्या है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो था जो ज़्यादा अच्छी तरह से डिकम्पोज हुआ। ठीक है, ये तो इस स्टडी को 20 ईयर्स लगे हैं। तो राई पोटैटो की कॉम्बिनेशन हम कहेंगे कि ये क्या करेगी, दिस इज सॉइल ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब न्यूट्रिएंट्स जो है वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा बनेंगे, तो सॉइल की फर्टिलिटी एनहांस होगी। उसके बाद जो रेप एंड पीनट का जो है, इसमें जो लेग्यूम क्रॉप है, कल्टीवेशन वाज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। एंड इसी तरह से सोयाबीन और मेज की कॉम्बिनेशन, मेज में एग्जॉस्टिव वो है, मतलब ये काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ले लेती है सॉइल से मेज। और सोयाबीन जो है दैट इज द लेग्यूमिनस यू कैन से। सो द फॉस्फोरस अपटेक एंड मेज ग्रोथ वर पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद द arbuscular mycorrhizal colonization which was enhanced by soybean। तो सोयाबीन क्या करती है, माइकोराइजा बनाती है। माइकोराइजा मतलब arbuscular mycorrhizal colonization में होती है कि जो जड़ों के ऊपर, ये जो सोयाबीन की जड़ों के ऊपर जो है एल्गी और फंगस की जो कॉम्बिनेशन है, वो जो माइक्रोराइजल कॉलोनाइजेशन से क्या होएगा, इनको फ़ायदा होता है। तो जो मोस्टली फॉस्फोरस मेज ले लेती है ग्रोथ से, सॉइल से काफ़ी सारा, तो इसको रिप्लेनिश कौन करता है, सोयाबीन। सो ये भी कॉम्बिनेशन अच्छी मानी गई। राइस और वीट, राइस और वीट में क्या है कि जो NPK है, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम स्टेटस जो है कॉन्टिन्यूस, अगर हम राइस और वीट अगर लगाते रहेंगे तो ये डिक्लाइन कम होगा। तो सिट्रेट एंड ऑक्सलेट रूट एग्जीक्यूट्स हैव ग्रेटर एबिलिटी टू मोबिलाइज फॉस्फोरस। अगर हम इसके साथ जो सिट्रेट ऑक्सलेट वाली क्रॉप्स जो हैं उनको, उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा करती है। मेज को है, मेज द हायर शेयर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फाउंड इन सॉइल्स आफ्टर मेज कल्टीवेशन। तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है सॉइल में मेज की को कॉम्बाइन करने से, जब मेज लगाने से ज़्यादा होता है। अब ब्रेसिका फैगोपेरम क्या करती है, ब्रेसिका एंड फैगोपेरम जो है ये प्रिफरेंशियल रूट प्रोलिफरेशन फॉर द एडिशनल फॉस्फोरस सेपरेशन। इससे क्या होगा कि जो रूट है, जो टैप रूट सिस्टम है या रूट सिस्टम है, उनकी प्रोलिफरेशन होगी, मतलब रूट्स का नंबर जो है या रूट हेयर्स का नंबर है वो ज़्यादा हो जाएगा। उससे क्या है, एडिशनल फॉस्फोरस जो है एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा फायदा होगा इन कॉम्बिनेशन। इसी तरह से टमाटो लगाने से क्या होगा, जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है ना, ये हमने प्लांट ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था कि जो प्लांट ट्रांसपोर्ट में है, जो जाइलम एंड फ्लोएम है, वो हेल्प करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए। जैसे वाटर है, मिनरल्स है या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है जो सॉइल में है, तो उनको एब्जॉर्ब करता है, रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करते हैं। अब इनको एब्जॉर्ब करके जो लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जाने के लिए क्रॉप, अगर क्रॉप का साइज बड़ा है तो हेल्प करते हैं ये दोनों टिश्यू कौन से हैं, जाइलम एंड फ्लोएम जो है प्लांट्स में। सो जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है वो इंक्रीज होता है बाय द रूट्स ऑफ टोमेटो। ठीक है, इससे क्या होगा, वाटर इनटेक जो है इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ बेटाइन एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि ये बेटाइन एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज जो है ज़्यादा रिलीज होता है जब हम टोमेटो को इंक्रीज करते हैं, तो इससे वाटर अपटेक भी इंक्रीज हो जाएगा। तो वाटर अपटेक अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इससे क्या होगा, जो रूट है इससे ये नहीं होएगा कि वाटर कम हो गया या एनवायरमेंटल फैक्टर। यहाँ पे हमने ये लेना है कि यहाँ पे जो क्रॉप की जो कैपेसिटी है, जो भी हमने क्रॉप लगानी है उसकी कैपेसिटी जो है, उसके ग्रोथ में जो है ये यील्ड में एनहांस होएगा। इससे वीट है,
वीट अगर लगा रहे हैं हम तो उससे क्या होता है, फिनोल पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज जो है ये एक एंजाइम है, इसकी एक्टिविटी जो है वो एनहांस हो जाती है, तो इसके में जो अमोनिया है उसकी एसिमिलेशन अच्छी होएगी। इसी तरह जो राइस एंड चिकपी है इसमें हाईएस्ट एनर्जी आउटपुट एंड हायर वाटर यूज एफिशिएंसी होती है, मतलब प्लांट ये है जो सब्सिक्वेंट क्रॉप्स है उनकी एफिशिएंसी वाटर एब्जॉर्प्शन की बढ़ जाती है। पर्ल मिलेट के साथ अगर वीट लगाएंगे तो इसमें फर्टिलिटी मोस्टली डिक्लाइन होती है ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस क्रॉपिंग। अगर हम जैसे हमने राइस वीट लगाएंगे तो NPK कम होता है ना, इसी तरह से पर्ल मिलेट और वीट अगर कॉन्टिन्यूस लगाएंगे तो इसका जो है फर्टिलिटी सॉइल की जो है कम होने शुरू होगी। लेग्यूम राइस लगाएंगे दैट इज़ बेनिफिशियल, क्योंकि इससे लेग्यूम और राइस जो है ये नाइट्रोजन जो है लेग्यूम ने इसको रिप्लेनिश करते रहना है। तो ये कुछ एक स्टडीज़ हैं जो कि 2000 से अब तक हुई हैं इन द फील्ड ऑफ सम क्रॉप्स कि उनका बिहेवियर कैसा है। So subsequent decision about sequence of crop should be considered combined nutrient demand of the two crops. अब हमने जो डिसीजन कैसे लेना है कि जो हमने जो सब्सिक्वेंट क्रॉप है उसको हमने किस तरह से कंसिडर करना है, उसको कौन सी होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए कि जो कुछ ही क्रॉप्स मैंने आपको बताया एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव मतलब कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगी। कुछ क्रॉप्स जो हैं एंड सच क्रॉप्स विल हैव टू बी फॉलोड बाय न्यूट्रिएंट रिचिंग क्रॉप्स, मतलब एक क्रॉप आपने ऐसी लगा दी है जिसने कि न्यूट्रिएंट्स को एग्जॉस्ट कर दिया है, ख़त्म कर दिया, लेकिन नेक्स्ट जो क्रॉप है वो आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो इसने न्यूट्रिएंट्स फर्स्ट ने ख़त्म किया उसको रिप्लेनिश कर दे, उसको पूरा कर दे। सो प्रॉपर चॉइस ऑफ क्रॉप विल रिटेन द ऑर्गेनिक मैटर स्टेटस हेल्प इन मेकिंग द न्यूट्रिएंट अवेलेबल। उससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको इम्प्रूव रखेगी, रिटेन करेगी, और दूसरा उसका फ़ायदा है कि न्यूट्रिएंट जो अवेलेबल है उसको भी मेक श्योर करेगी कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो है नेक्स्ट क्रॉप या उस सॉइल को या सॉइल में उसके न्यूट्रिएंट्स बने रहे। अब मेज एंड सनफ्लावर ये दोनों ही हैं एग्जॉस्टिव क्रॉप्स हैं, ठीक है। सनफ्लावर एंड मेज ये दोनों न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ले लेते हैं, तो that and should be invariably followed by such crops which help in building up the nutrients rather than further exhaustion। अब आपने मेज लगा दिया, सन लगा दिया, तो उसके बाद सनफ्लावर लगा दिया, उसके बाद हमने कौन सी क्रॉप लगानी है जो कि फर्दर एग्जॉशन ना करे, ठीक है। क्रॉप्स में एग्जॉस्ट अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट रिजल्टिंग इनटू डेथ ऑफ द सच न्यूट्रिएंट्स। अगर आप एक ही फसल को बार बार लगा रहे हैं तो वो भी क्या करता है, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है नेक्स्ट क्रॉप को नहीं लेने देगा। जैसे एग्जांपल है ग्राउंड नट क्या है, वो फॉस्फोरस को पूरी तरह से यूज़ कर लेगा, और नेक्स्ट जो हमने क्रॉप लगाई है उसके लिए सॉइल क्या हो जाएगी, फॉस्फोरस डेफिशिएंट हो जाएगी, और इसको हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें फिर कोई भी मेथड यूज़ करना पड़ेगा नेक्स्ट जब हमने फसल लगानी है। सो बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ अंडरग्राउंड डीकम्पोजेबल रेजिड्यू, जो फर्स्ट क्रॉप है उसका जो अंडरग्राउंड डीकम्पोजेबल, ठीक है, डीकम्पोजेबल रेजिड्यू जो रह गया है उसका इम्पैक्ट जो है सेकंड और सब्सिक्वेंट क्रॉप्स पे जो है वो अभी तक इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेटेड नहीं हुआ। आई होप यू विल this is a topic of search. So as such roots decompose slowly and they increase the soil organic carbon status। जो रूट्स है वो जैसे रूट्स मतलब जैसे मेज़ है, मेज़ की आपको पता है ना, जो अंडरग्राउंड डिकम्पोजेबल रेजिड्यूज है वो जैसे हम उसको अंदर ही छोड़ देते हैं स्टिल्ट रूट्स के साथ, तो जैसे जैसे वो डिकम्पोज होएगा इसकी सॉइल का जो कार्बन स्टेटस है वो बढ़ता जाएगा, एंड इससे क्या होगा, डेफिशिएंट कंट्रीब्यूशन होगी इन टर्म्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट जनरली टू द सब्सिक्वेंट क्रॉप्स। तो ये भी मैटर करता है कि हमने रेजिड्यू को वहाँ से हटा दिया है या नहीं हटा दिया। अब इंटरक्रॉपिंग हमने कैसे करनी है, इंटरक्रॉपिंग में आपको पता है हमने जो मेन क्रॉप है हमारी उसके इन बिटवीन कोई और क्रॉप लेके आनी है। सपोज हमने 3 रो लगाई हैं ए बी और सी, ए बी और सी में मेन क्रॉप होएगी, ए और सी हमारी मेन क्रॉप होएगी, ठीक है। ए और सी रो जो है वो मेन क्रॉप की होएगी, इन बिटवीन जो बी रो है वो हमने ऐसे चूज़ करनी है जो कि न्यूट्रिएंट्स जो है उनको फिक्स करे
किसके लिए, मेन क्रॉप के लिए, उनको रिलीज़ करें न्यूट्रिएंट्स को। तो इसके लिए हम जो इंटरक्रॉप है उसके लिए हमने कौन सा ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय द इंटरक्रॉप होनी चाहिए, दूसरा रिलीज ऑफ द फिक्स न्यूट्रिएंट्स बाय इंटरक्रॉप होए। तो बोथ द कंसेप्ट हेल्प इन सप्लाई द न्यूट्रिएंट फॉर द मेन क्रॉप। तो हमारे ध्यान में जो मेन क्रॉप ही होनी चाहिए, सो दैट उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उनको कौन रिप्लेनिश करे, फिक्स करे या रिलीज करे, इंटरक्रॉप। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरक्रॉप्स। तो इवन विद लेग्यूम्स, हम इसके इंटरक्रॉपिंग के लिए मोस्टली हम लेग्यूम ही यूज़ करते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स जितने भी फलदार हैं ना, वो सारे लेग्यूमिनस है। जैसे पी प्लांट सबसे ज़्यादा, उसकी जड़ों को अगर आप पी प्लांट कहीं देखें, उसको आप उसकी जो रूट्स है, रूट्स में आपको नड्यूल्स दिखेंगे, और नड्यूल्स को अंदर आप माइक्रोस्कोप देखना चाहेंगे तो आपको उसमें राइजोबियम दिखेगा। यू कैन, दिस कैन बी अ प्रैक्टिकल, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो लैब में हम इसको कर सकते हैं। तो रिपोर्ट्स ऑफ न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ड्यू टू द इंटरक्रॉपिंग बहुत कम है, लेकिन ये एक रिपोर्ट है 1999 में कि ब्रेसिका एंड पोटैटो जो है आपस में कंपैटिबल है, अगर दोनों को हम लगते हैं। इसी तरह शुगर कैन और फ्रेंच बीन, ये भी जो एग्जांपल है कि ये भी अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो आजकल एक नया ट्रेंड है, अगर शुगर केन फील्ड में आप के पास अभी है, कमाद है आपके पास, तो उसमें अगर आप फ्रेंच बीन से नहीं, वेजिटेबल्स और भी वेजिटेबल्स जो हैं, जो मोस्टली आप कह सकते हो बेलदार सब्जियां हैं, उनको अगर आप ग्रो करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रहा है अमंग द फार्मर्स। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट, क्योंकि शुगर केन और फ्रेंच बीन्स का तो मैंने आपको बता दिया कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ब्रेसिका और पोटैटो, ब्रेसिका है सरसों एंड पोटैटो की रोटेशन है, वो भी एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट। अब एलए क्रॉपिंग क्या होती है? एलए क्रॉपिंग जो है, इसमें हमने क्या करना है, जो हमारे खेत के साइड है ना, साइड के ऊपर हमने ट्रीज, नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री को ग्रो करना है, ताकि वो एक तो सॉइल को कंजर्व करे, और दूसरा जो है न्यूट्रिएंट्स जो है कंजर्व भी ना सॉइल करो, न्यूट्रिएंट्स जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, या नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्रीज हमने ऐसे लगानी है कि वो ट्रीज जो है नाइट्रोजन फिक्स करके जो हमारी मेन क्रॉप है उनको दे, तो उसको हम बोलते हैं एले क्रॉपिंग। तो कुछ एक ट्रीज हैं एले क्रॉपिंग के लिए। अकेशिया है, अकेशिया की स्पीशीज़ हैं, ठीक है। टर्मिनला ब्लैरिका, जो टर्मिनला अर्जुना है, इंडिका है, या फिर इसकी मॉरिंग ओलिफेरा है, डलबर्गिया सिसो है, केशिया फ्लोरिडा है, ठीक है। ये इनके साइंटिफिक नेम है, लोकल नेम आप इनके नेट से भी चेक कर सकते हो। तो बहुत सारी ट्रीज़ हैं जिनको हम एले क्रॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा है, जो विंड है या विंड से प्रोटेक्शन करते हैं मेन क्रॉप की, या फिर शेड से करते हैं, सॉरी प्रोवाइड शेड करते हैं, या फिर सॉइल को भी कंजर्व करते हैं, ये सारे वाले ट्रीज। सो दिस इज आई थिंक क्लियर विद यू, एंड नाउ आई विल गिव यू वन असाइनमेंट on this basis on crop rotation. तो व्हाट इज़ दैट असाइनमेंट? एक तो हमने असाइनमेंट इज़ दैट कि आपने नड्यूल्स जो है लेग्यूमिनस प्लांट्स है ना, जैसे मैंने आपको बोला, तो आपने प्लांट्स जो हैं, सॉरी क्रॉप्स जो है उनको कलेक्ट करना जिनकी जड़ों में नड्यूल्स हो, तो उन वो वाली अपने रूट्स जो है लैब में हमने प्रिजर्व करनी है, और उसमें से हमने राइजोबियम जो है अंडर माइक्रोस्कोप देखना है। तो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन प्रैक्टिकल वर्क, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम 2 स्टूडेंट्स एट अ टाइम, आप अपने क्लास में डिस्कस कर लें। 2 बच्चे जो हैं लैब में आकर, देयर इज़ अवेलेबिलिटी, आप मुझे पहले जो भी आपने रूट कलेक्ट की है उसका स्क्रीनशॉट भेजकर या वीडियो पे दिखा सकते हो कि नड्यूल्स कैसी हैं, और उसको हम लैब में उसके अंदर बैक्टीरिया जो है राइजोबियम एनाबिना नॉस्टॉक मैंने बताया ना, तो उनको हम देख सकते हैं। तो यू कैन कम इन द लैब एंड वी विल चेक द माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द नड्यूल्स ऑफ द क्रॉप।